हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफी का संसार और उसका आज 29वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है मार्क्स। मार्क्स का मानना था कि इतिहास के सारे पहलुओं में समाज के दो मुख्य वर्गों के बीच संघर्ष चलता आया है। पुरातन काल के दास समाज में संघर्ष मुक्त नागरिकों और दासों के बीच था। मध्य युग के सामंती समाज में यह संघर्ष सामंती जमींदारों और कृषि कृषि कृषिकों के बीच था। बाद में यह कुलीनों और नागरिकों के बीच होने लगा, किंतु मार्क्स के अपने समय में यह संघर्ष मुख्यतः उसके बीच या जिन्हें यह बुजुर्गवा या पूंजीवादी और श्रमिक या प्रोलिटेरियल कहता है। अतः संघर्ष उसके बीच हुआ जिन्हें एक और वह उत्पादन के साधनों का स्वामी बतलाता है और दूसरा पक्ष जिसे उसने सर्वहारा कहा। और चूंकि उच्च वर्ग स्वेच्छा से अपनी सत्ता सुविधाओं तथा वर्चस्व को नहीं छोड़ता, इसलिए परिवर्तन केवल क्रांति द्वारा ही लाया जा सकता है। और साम्यवादी समाज की क्या बात है। मार्क्स मार्क्स की मुख्य रुचि पूंजीवादी समाज के अंतर्विरोधों के परिणाम स्वरूप रूपांतरित होकर साम्यवादी समाज बन जाने में थी। उसने पूंजीवादी उत्पादन तरीकों का विस्तृत विश्लेषण किया, किंतु इसका अवलोकन करने से पहले हमें मानवीय भ्रम के बारे में मार्क्स के विचारों पर टिप्पणी करना आवश्यक है। साम्यवादी बन जाने से पहले युवा मार्क्स इस प्रश्न को लेकर चिंतित था कि काम करते समय आदमी को क्या होता है। यह एक ऐसी समस्या थी जिसका विश्लेषण हेगल ने भी किया था। हेगल का मानना था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अंतर क्रियाई या द्वंद्वात्मक संबंध है। जब मनुष्य प्रकृति को बदलता है तो वह समय भी बदल जाता है। या इसे थोड़े भिन्न रूप से सामने रखें तो जब आदमी काम करता है तो वह प्रकृति के साथ अंतर क्रिया करता है और इसे रूपांतरित कर देता है, किंतु इस प्रक्रिया के दौरान प्रकृति भी मनुष्य के साथ अंत क्रिया करती है और उसकी चेतना को रूपांतरित करती है। आप मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन हैं। संक्षेप में यही मार्क्स का बिंदु था। हम जैसे काम करते हैं उससे हमारी चेतना प्रभावित होती है, किंतु हमारी चेतना हमारे काम करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। आप यह कह सकते हैं कि यह हाथ और चेतना के बीच अंतःक्रियाई द्वंद्वात्मक रिश्ता है। अतः आपका सोचने का तरीका आपके काम करने के तरीके से जुड़ा है। कल्पना करो तुम एक कारखाने की मालिक हो। कारखाने के खर्चे पूरे नहीं होते और उत्पादन करते रहने के लिए तुम कच्चा माल नहीं खरीद पाती। तुम्हें दिवालियापन का सामना करना है। तो अब प्रश्न है कि खर्चे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। हो सकता है मैं मजदूरों की मजदूरी कम करूं। तुम होशियार हो। हाँ, यही सबसे बड़ी होशियारी है जो तुम कर सकती हो कि यदि सभी पूंजीपति इतने होशियार हो जाएं जितनी तुम हो, वे वास्तव में बहुत होशियार होते हैं, तो श्रमिक तो इतने निर्धन हो जाएंगे कि अब वे कोई सामान खरीद नहीं सकते। हम कहेंगे कि क्रय शक्ति गिर रही है और अब हम वास्तव में एक कुचक्र में फंस गए हैं। मार्क्स कहेगा कि पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के खत्म होने की खतरे की घंटी बज गई है। हम तेजी से एक क्रांतिकारी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ। लंबी कहानी को छोटी करते हुए मैं कहता हूँ, अंत में पोटिटेरियल सर्वहारा वर्ग उठ खड़ा होता है और उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में ले लेता है। और फिर क्या होता है? कुछ समय के लिए हमें एक नया वर्ग समाज मिल जाता है जिसमें सर्वहारा श्रमिक ताकत के द्वारा बुजुर्गों को दबाते हैं। मार्क्स इसे पोटिटेरियल की तानाशाही कहता है, किंतु एक संतृप्त अवधि के बाद पोलिटेरियल की तानाशाही का स्थान एक वर्गहीन समाज ले लेता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सबका होता है, यानी सभी लोगों का। इस प्रकार के समाज में नीति यह कहती है कि हर कोई अपनी योग्यता अनुसार योगदान करेगा, हर किसी को उसकी आवश्यकता अनुसार मिलेगा। इसके अतिरिक्त
श्रम अब स्वयं श्रमिकों के हाथ में है और पूंजीवाद का आजीविका समाप्त हो जाता है। यह सब तो बड़ा अद्भुत लगता है, किंतु वास्तव में हुआ क्या? क्या क्रांति हुई? हाँ और ना। आज अर्थशास्त्री यह साबित कर सकते हैं कि मार्क्स कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गलती कर रहा था, जिसमें उसकी पूंजीवाद की आलोचना भी कम नहीं है और उसने प्राकृतिक पर्यावरण की लुटाई पर अपर्याप्त ध्यान दिया, जिसके गंभीर परिणाम आज हम अनुभव कर रहे हैं। फिर भी फिर भी क्या मार्क्सवाद ने बहुत उजाड़-पुजाड़ मचाई। इसमें संदेह नहीं कि समाजवाद अमानवीय समाज के लड़ने में कुल मिलाकर काफ़ी हद तक सफल रहा। यूरोप में हम कम से कम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जो अधिक न्यायपूर्ण है, जिसमें अधिक एकता है। मार्क्स के समय में ये सब नहीं था और इन सब को लाने में समय मार्क्स का और सारे समाजवादी आंदोलन का कम योगदान नहीं है। क्या हुआ मार्क्स के बाद समाजवादी आंदोलन दो धाराओं में बट गया और सामाजिक प्रजातंत्र और लेनिनवाद। सामाजिक प्रजातंत्र का मार्ग पश्चिमी यूरोप में अपनाया गया मार्ग है। इसमें धीरे-धीरे और शांति की नीति अपनाकर समाजवाद की दिशा में लोग और राष्ट्र आगे बढ़े हैं। हम इसे धीमी क्रांति कह सकते हैं। लेनिनवाद ने मार्क्स के इस विश्वास को बनाए रखा कि पुराने वर्ग समाज से लड़ने के लिए क्रांति ही एकमात्र रास्ता है। इसका विस्तार और प्रभाव पूर्वी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में हुआ। दोनों ही आंदोलनों ने अपने ढंग से कठिनाइयों और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया है। यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है और आपको बाकी की बुक पढ़नी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।